हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश की यूनिट सेकंड। तो यूनिट फर्स्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैं कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है। और जो हमारा यूनिट जो हमारा बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस रहने वाला है इंग्लिश का, उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो डिटेल सिलेबस भी अपलोडेड है, उसको भी आप देख सकते हो। तो मेनली आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो फर्स्ट यूनिट पे हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ड्रामा के बाद हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की बात करेंगे, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे ऑथोरियल इंट्रूशन, उसके बाद कैकोफोनी पढ़ेंगे, फिर हम सर्कमलोक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट डिक्शन होगा, और डिक्शन के बाद हमें कुछ और यहाँ पे पढ़ने हैं एपिलॉग, एपिथेट, यूफेमिज्म, यूफोनी, एंड लास्ट हम पढ़ेंगे मैलाप्रोपिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है ये जो वीडियो है, मतलब ये जो हमारी यूनिट सेकेंड है, वो आपको पार्ट्स में मिले, तो वो पार्ट्स में मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा ऑथोरियल इंट्रूशन। So basically, authorial intrusion is a type of literary technique which is used by author to establish a relationship between themselves and the readers. So mainly जो authorial intrusion होता है is a type of introductions, means जैसा आप अपने essays में देखते हैं या काफ़ी सारी poetries में, stories में एक आपको basic overview मिलता है, वही same चीज़ होती है आपकी authorial intrusion। मीन्स authorial intrusion एक टाइप की टेक्निक है, लिटरेरी टेक्निक है, जिसको राइटर यूज़ करता है एक रीडर और अपने बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। तो मेनली कई टाइप के जनर्स में यूज़ होता है। देखिए, जनर मीन्स होता है विधाएं अलग अलग, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, उपन्यास आपने पढ़ा होगा, नाटक आपने पढ़ा होगा। तो उसी टाइप से लिटरेचर में काफ़ी सारी विधाएं होती हैं, जैसे कि ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, नॉवेल्स हैं। तो इन सभी में ऑथोरियल इंट्रूशन का यूज़ होता है। अब ट्रेजेडी कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, थ्रू आउट द राइटर एक्सप्रेसेस देयर व्यूज ऑन सम पर्टिकुलर इवेंट, इंसिडेंट्स एंड स्टोरीज। तो मेनली ऑथोरियल इंट्रूशन का जो राइटर यूज़ करता है वो किसी भी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर इवेंट के बारे में अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करता है। या कोई भी स्टोरी या कोई मतलब कुछ भी टाइप का कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी स्टोरी है, कुछ भी हो सकता है वो, जिसके बारे में जो राइटर है वो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता है अपने वर्क में, दैट इज़ कॉल्ड ऑथोरियल इंट्रूशन। सो मेनली ऑथोरियल इंट्रूशन का जो काम होता है वो केवल और केवल रीडर और राइटर के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का होता है। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, सो इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन सम पर्टिकुलर इवेंट। मीन्स आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी स्टोरी या पूरा का पूरा इवेंट आपका एक तरफ, और उस इवेंट का कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट जिस पर कि राइटर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया होता है, या जिसके बारे में पूरी की पूरी स्टोरी में या पूरे ड्रामा में बहुत ज़्यादा मतलब दिखाने की कोशिश की गई हो, तो वो टाइप ऑफ मतलब आपका ऑथोरियल इंट्रूशन होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, वो आपको ऑथोरियल इंट्रूशन के। तो नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एड ह्यूमर एंड सटायर टू द लिटरेरी वर्क। कि जो भी राइटर का लिटरेरी वर्क है उसमें एक एक्स्ट्रा ह्यूमर ऐड करने के लिए, एक्स्ट्रा सटायर ऐड करने के लिए राइटर यूज़ करता है ऑथोरियल इंट्रूशन का। मतलब जैसे आपने कुछ वेब सीरीज़ में या कुछ हॉलीवुड टॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि हमेशा एक सस्पेंस बना रहता है, बट वो जो भी थीम होता है स्टोरी का, या जो भी मूवी या ड्रामा का थीम होता है, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें राइटर ऑलरेडी बता चुका होता है, बट फिर भी वो कोशिश करता है कि उस ह्यूमर को, सटायर को बनाए रखे। So that is called authorial intrusion. Next feature, it is used to express writer's view and to make something clear for the readers. अब जहाँ पर भी राइटर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना चाहता है काफ़ी ओपनली, और वो चाहता है कि उसके जो रीडर्स हैं उनको स्टोरी में या ड्रामा में कंटिन्यू एक टाइप ऑफ सस्पेंस बना रहे, और लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहे, मतलब अपना जो भी उसका थीम या व्यू है उसको क्लियर करने के लिए राइटर हमेशा इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैकोफोनी। सो कैकोफोनी इज सिमिलर टू इट्स नेम। देखिए, कैकोफोनी आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा साउंड कर रहा होगा, तो सेम टाइप है इसका, मतलब सेम टाइप का ये एलिमेंट है। द वर्ड कैकोफोनी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक। अब ज़्यादातर जो हम वर्ड्स सुनते हैं या पढ़ते हैं वो हमारे ग्रीक से ही ओरिजिनेट हुए होते हैं।
So actual meaning of this word, actual meaning of cacophony is bad sound. Caco means bad and phony means sound. So cacophony is the use of a combination of words with loud, harsh sounds in reality as well as literature. देखिए, अगर हम इसमें एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे आपने रोड पे देखा होगा कि कई बार जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और लोग आपस में लड़ने लगते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे जो साउंड्स या मतलब जो टाइप ऑफ साउंड्स वहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, वो हमारे कानों को ना काफ़ी मतलब अच्छी सी नहीं लगती हैं, बहुत मोनोटोनस भी लगती हैं और मतलब एक तरीके से जैसे हम बियर नहीं करना चाहते हैं, उस टाइप की साउंड्स। तो जब भी राइटर अपने लिटरेचर वर्क में इस टाइप की चीज़ें यूज़ करता है जहाँ पे आपको कोई भी बैड साउंड का आइडिया मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड कैकोफोनी। क्लियर? किसी भी टाइप की हार्श साउंड्स ये हो सकती हैं। देखिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा सा एक एग्जाम्पल है जिसको आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे और इजीली याद रख पाओगे। सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैकोफोनी इन रियल लाइफ वुड बी लाइक डिशेस क्रैशिंग ऑन द फ्लोर और हॉर्न्स ब्लेयरिंग एंड पीपल yelling इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट। कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है रोड पर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, और उस टाइम पे जो रोड्स पे आप काफ़ी सारी आवाज़ें सुनते हैं वो भी आपको काफ़ी हार्श लगती हैं। और कई बार किचन में मतलब बर्तनों का गिर जाना, तो उनके गिरने की जो आवाज़ होती है वो भी मतलब काफ़ी देर तक वाइब्रेट होती रहती है और कानों में बहुत अजीब सा सेंसेशन फील होता है। सो दैट टाइप ऑफ साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड कैकोफोनी। आई होप इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है सर्कमलोक्शन। तो सर्कमलोक्शन इट इज़ अ rhetorical device that can be defined as an ambitious or paradoxical way of ideas or views. In fact, when somebody wants to be or somebody wants to be remain ambitious about something and does not want to say a thing directly, it means he is using circumlocution. तो देखिए, इसका आप जो एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में या टॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, अगर आप वो मूवीज़ देखते हैं तो। नहीं भी देखते हैं तो काफ़ी सारे ड्रामाज़ आपने अपने सिलेबस में पढ़े होंगे, काफ़ी सारे प्लेस देखे होंगे कि जिनमें ना राइटर हमेशा एक मेन थीम या आप कह सकते हो जो एक सस्पेंस बनाने की कोशिश करता है, कि जिस चीज़ को वो लास्ट तक कोशिश करता है कि वो जो आपका व्यू है, वो जो आइडिया है, वो एकदम अनडिफाइंड रहे, कि बिल्कुल प्ले के लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि अच्छा, वो जो पर्सन हमने स्टार्टिंग में देखा था वो तो इस फैमिली से बिलोंग करता था, जिस फैमिली के ऊपर पूरा का पूरा ये ड्रामा था या पूरा का पूरा प्ले था। तो उस पर्सन की आइडेंटिटी या आप कह सकते हो एक पिक्चर जो स्टार्टिंग में दिखा दी जाती है, बट पूरे टाइम या पूरे प्ले के टाइम पे हम सोचते रहते हैं कि वो जो स्टार्टिंग में हमने पिक्चर देखी थी वो किसकी थी या उस पिक्चर को दिखाने का क्या पर्पस था, बट पूरे ड्रामा के एंड तक उस पिक्चर को अनडिफाइंड रखा जाता है। एकदम लास्ट में जाके वो पिक्चर या वो जो पर्सन होता है उस पिक्चर में वो एकदम से सामने आता है और पता चलता है, ओ, ही वॉज द पर्सन इन द होल स्टोरी विच वी वॉज थिंकिंग अबाउट। So that this type of element is called circumlocution. I hope it's clear. अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, सो इट इज़ यूज्ड व्हेन स्पीकर इज़ अनेबल टू चूज द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस और से समथिंग। मेनली देखिए, राइटर जो यूज़ करता है इस डिवाइस का, वो तब करता है जब वो अपनी बात को या अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मतलब वो जब कोशिश करता है कुछ कहने की, बट उसको काफ़ी अच्छे से वर्ड्स या कोई अच्छा सा सेंटेंस नहीं याद आ रहा होता है, तब वो अपने थॉट्स को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सोशल पर्पज़ टू अवॉइड ऑफेंसिव वर्ड्स। मतलब इसमें एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे अगर आपने देखा हो कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में मतलब वर्क करते हैं और आपके जो बॉस हैं, कई बार आपसे काम में कुछ गलतियां हो जाती हैं, बट आपके और आपके जो बॉस हैं उनके बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एक फैमिली टाइप वहाँ पे माहौल है। तो वो जो व्यक्ति होगा, मतलब जिसके लिए आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली आपसे नहीं कह पाएगा कि हाँ, यहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डाउट या उसके मन में ये थोड़ा सा रहेगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से डायरेक्टली बोलूँगा तो हो सकता है ये बुरा मान जाए। तो वहाँ पे वो पर्सन कोशिश क्या करता है कि वो कोई भी ऑफेंसिव वर्ड्स तो यूज़ नहीं करेगा, बट वो आपसे कहेगा कि देखिए, हाँ ठीक था, बट आप थोड़ी मेहनत और कीजिए, थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, अच्छा था और अच्छा आप कर सकते हैं। मतलब जब भी आप ना इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करो कि आपको एकदम से राइट वे या फिर कोई राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे होते अपनी बात को कहने के लिए, तो आप जब घुमा फिरा के अपनी बातों को करने की कोशिश करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सर्कमलोक्शन। ठीक है। देखिए, सर्कम वर्ड से आपको याद रखना है कि जहाँ पे ना आप अपनी बातों को घुमा फिरा के कहने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्टली ना कहा जाए, जैसे कि काफ़ी सारी पोइट्रीज़ में आपने देखा होगा या ड्रामाज में तो ये बहुत कॉमन होता है कि हमेशा पोइट या जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ हार्श वर्ड्स को या हार्श सेंटेंसेस को वो डायरेक्टली ना बोल करके इनडायरेक्ट बोलने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्कमलोक्शन।
So in poetry and verse, it is used to create a regular meter. नेक्स्ट चलते हैं कन्फ्लिक्ट की तरफ। देखिए कन्फ्लिक्ट तो आपको नाम से ही समझ आ गया होगा। कन्फ्लिक्ट का जो एक हिंदी मीनिंग है वो होता है संघर्ष। सो ट्रेडिशनली कन्फ्लिक्ट इज अ मेजर लिटरेरी एलिमेंट ऑफ नैरेटिव और ड्रामेटिक स्ट्रक्चर दैट क्रिएट्स challenges in a story by adding uncertainty as to whether the goal will be achieved. In works of narrative, conflict is the challenge which the main character needs to solve to achieve their goal. देखिए अगर हम बात करें कन्फ्लिक्ट की, तो देखिए कन्फ्लिक्ट मतलब वो संघर्ष है जो एक राइटर को करना पड़ता है थ्रू आउट द प्ले या थ्रू आउट द स्टोरी या थ्रू आउट द नॉवल। मतलब जो भी एक वर्क है आपका, उसमें आपका जो कन्फ्लिक्ट रहता है वो मेनली ये रहता है कि आपकी जो भी स्टोरी या मतलब जो भी आपने लिखा है, जो भी आपका वर्क है, उसको आप अपने रीडर्स को अच्छे से समझा पाओ, उनको एंटरटेन कर पाओ। तो वो जो एक संघर्ष आपके माइंड में थ्रू आउट द स्टोरी, थ्रू आउट द प्ले बना रहता है कि कैसे आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाओगे, कैसे वो दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट करेंगी, दैट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट। सो देखिए कन्फ्लिक्ट जो है वो आपका दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब टाइप्स तो इसमें काफ़ी सारे होते हैं, बट जो कन्फ्लिक्ट है वो मेनली आपका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो इंटरनल वो होता है जो विद इन अ कैरेक्टर्स माइंड होता है, ठीक है, या बिटवीन अ कैरेक्टर होता है। मतलब जो या तो आपके खुद के माइंड में अंदर अंदर चल रहा होता है स्टोरीज में। जैसे कई बार आप देखते हो कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने आप में उलझा रहता है, मतलब उसके खुद के दिमाग में बहुत सारी बातें या बहुत सारे आइडियाज़, थॉट्स होते हैं कि जिनको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा पजल्ड होता है। सो दिस टाइप इज़ कॉल्ड इंटरनल कन्फ्लिक्ट। और अगर हम एक्सटर्नल की बात करें या एक्सटीरियर की बात करें, तो एक्सटीरियर में क्या होता है कि वो जो कन्फ्लिक्ट है वो एक कैरेक्टर या एक पर्सन के माइंड में ना होकर के कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के बीच में, मतलब 2 और मोर देन 2 कैरेक्टर्स के बीच में हो सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल कन्फ्लिक्ट। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, तो देखिए मैन टू मैन भी हो सकते हैं, मतलब मैन अगेंस्ट मैन भी टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट है। और दूसरा आपका मैन अगेंस्ट नेचर है, मैन अगेंस्ट सेल्फ है, और मैन अगेंस्ट सोसाइटी है, कि व्यक्ति का सोसाइटी के साथ संघर्ष और व्यक्ति का खुद के साथ भी। मतलब कई बार हमें खुद से भी बहुत ज़्यादा लड़ना होता है जब हम कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ की जो हम करना चाहते हैं बट हमें आसपास से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिल रहा होता है। तो काफ़ी टाइम हमें खुद को समझने में लग जाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों को या एनवायरनमेंट को खुश करने के लिए काम को नहीं करना है, हमें खुद को सेटिस्फाई करना है अपने काम से। और अपने काम को करने में हमें खुद को एक खुशी होनी चाहिए। और जब आप कुछ अचीव करें तो आप अपने आप को एंजॉय करें, खुद को आप क्या करने की कोशिश करें, हैप्पी करने की कोशिश करें, मतलब खुद को चीयर करें। तो कई बार मैन अगेंस्ट सेल्फ भी होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। मैन अगेंस्ट नेचर भी है एंड मैन अगेंस्ट मैन भी है। क्लियर। अब यहाँ पे लास्ट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारा डिक्शन, और बाकी के जो हमारे 5 एलिमेंट्स रह जाते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर। So basically, diction is a literary device. Diction refers to the linguistic choices made by a writer to convey an idea or point of view or tell a story. The author's selection of words or vocabulary. So diction is the careful selection of words to communicate a message or establish a particular voice or writing style. देखिए डिक्शन वो चीज़ होती है कि जब राइटर को अपना मतलब कोई भी वर्क लिखना होता है या अपनी बात उसको रीडर्स तक पहुंचानी होती है। सो द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, द अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कि आपको क्या वर्ड्स, क्या वोकैबुलरी यूज़ करनी है जो दूसरे की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट ना करे नेगेटिव वे में। मतलब आपके वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जैसे आप पोइट्री में देखते हैं, मतलब काव्य आप हिंदी में कह सकते हैं इसको, गद्य और काव्य में आपने देखा होगा। तो गद्य में जो भाषा होती है, मतलब मेनली जो भाषा गद्य में आप देखते हैं वो आपकी एक आम बोलचाल वाली भाषा होती है। बट काव्य में, पोइट्री में जो आप वोकैबुलरी देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो उसको एनहेंस कर देती है। सो डिक्शन वो आपका वही है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब 2 टाइप का डिक्शन होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल आपका वही है जिसमें कोई भी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जैसे पोइट्री की लैंग्वेज होती है। अब इनफॉर्मल में आपका कोई भी कैजुअल रियलिस्टिक लैंग्वेज, मतलब जो आसपास की बोली की या लोगों की आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसका यूज़ भी आप कई बार देखते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल डिक्शन। एंड फॉर्मल डिक्शन में अप्रोप्रिएट एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। क्लियर। आई होप पाँचों के पाँचों जो हमारे टाइप ऑफ ड्रामा नहीं, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बाकी के जो हमारे 5 हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसी में हम करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर थोड़ा मोनोटोनस सा लगता है, तो एक बार में देखना मतलब मन नहीं करेगा, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।